नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस क्लास में अपन पढ़ रहे थे बाल विकास। तो बाल विकास से संबंधित अपन किस चीज का अध्ययन कर रहे थे देखते हैं आज की क्लास में। तो बाल विकास और बाल विकास में अपन पढ़ रहे थे बाल विकास के प्रमुख सिद्धांत, और प्रमुख सिद्धांतों में अपनों ने शुरू किया था कौन सा? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत ये किसके द्वारा दिया गया है? तो सामाजिक सांस्कृतिक जो विकास का सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया है ये हम जानते हैं और पिछली क्लास में देख भी चुके हैं। वाइगोट्स्की या वाइगोत्स्की एक ही बात है। वाइगोट्स्की ने ये सिद्धांत दिया था। बेलारूस माना जाता है, रूसी विद्वान भी इनको कहा जाता है। ठीक है, जो प्राचीन काल में जो क्षेत्र था जिसको बेलारूस कहा गया, तो उसे वहां से ये मनोवैज्ञानिक थे। और यहाँ पर ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि ज्यादातर मनोवैज्ञानिक अमेरिका से आते हैं। कुछ एक दो है जो स्विट्जरलैंड से आते हैं, या कुछ विद्वान ये रूसी थे, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण बन जाते हैं। यदि अपन इनके सिद्धांत की प्रमुख बातों की के बारे में चर्चा करें या प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करें, तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि कहीं कहीं कुछ किताबें यूं भी लिखती है कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जो कि अपन दो पढ़ चुके हैं। किसके पढ़ चुके हैं? अपन पियाजे व ब्रूनर के पढ़ चुके हैं। इनके इस सिद्धांत को भी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत ही कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने भी बात तो संज्ञान के विकास की है, मानसिक विकास की ही की है, परंतु इनकी भी सीडी उसी प्रकार से अलग है जैसे उन दोनों की सीडी अलग थी। सीडी का मतलब है कि संज्ञानात्मक विकास तक पहुंचने की सीडी जीन पियाजे ने अलग बताई है, वातावरण के साथ अंतःक्रिया बताई है। जेरोम ब्रूनर ने शिक्षा को बताया है, उसी प्रकार से इन्होंने भी समाज व संस्कृति को बताया है। तो इसलिए इनके इस सिद्धांत को भी किस नाम से जाना जाता है? संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ये सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है। क्यों? क्योंकि इनके जो सिद्धांत है उसका आधार समाज है। समाज में रहते हुए, संस्कृति में रहते हुए उसी पृष्ठभूमि पर बालक अपना विकास करता है, इसलिए इसको सामाजिक सिद्धांत या सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहते हैं। इसे भाषा विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। भाषा विकास का सिद्धांत क्यों? क्योंकि इन्होंने यूं कहा है कि जो भाषा का विकास है वो भी समाज में रहते हुए होता है। तो इन्होंने भाषा के संबंध में भी पूर्ण विश्लेषण किया है। भाषा कितने प्रकार की हो सकती है, भाषा यंत्र भी इन्होंने दिया है कि किस प्रकार से व्यक्ति भाषा को, या फिर यूं कहें कि लर्निंग करता है, अधिगम प्राप्त करता है। तो इसलिए इसे भाषागत विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। ढांचा निर्माण सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। ढांचा निर्माण का मतलब इन्होंने है वो समाज में रहते हुए ज्ञान का ढांचा किस प्रकार से निर्मित होता है इस संबंध में पूर्ण विश्लेषण किया है। तो इसलिए इसको ढांचा निर्माण का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसे ZPD का सिद्धांत भी कहा जाता है। ZPD का सिद्धांत। अब ZPD का सिद्धांत का क्या मतलब है? ZPD, Z का मतलब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, तो इसलिए इसको ये भी कहा जाता है। यहां पर मैं आपको बता देती हूं कि अन्य विद्वानों के अनुसार या अन्य विद्वानों से इनकी तुलना करें तो इनका नाम कौन सा है? इन्हें अपन देख सकते हैं कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से ये सिद्धांत जो जाना जाता है, इस नाम से कोई अन्य सिद्धांत नहीं मिलता। संज्ञानात्मक विकास के नाम से अनेक सिद्धांत मिलते हैं, भाषा विकास का सिद्धांत भी और मिल जाता है। ये दो नाम है वो इनके ही हैं। एक नाम और दिया जाता है इसे, अंतरीकरण का सिद्धांत। अंतरीकरण का सिद्धांत क्यों? क्योंकि इनका विचार है वो पियाजे से यहाँ पर भी अलग है। ये बात करते हैं, ये स्पेशली विचार करते हैं कि पहले विचार आए या भाषा आई, या भाषा आई या विचार आए, इस प्रकार से ये विचार विमर्श करते हैं। तो इसलिए इसको अंतरीकरण का सिद्धांत भी कहा जाता है। ये यूं कहते हैं कि बालक का सीखना महत्वपूर्ण है।
उसका आत्मसातीकरण महत्वपूर्ण है। बालक का विकास तभी माना जाएगा जब उसने अधिगम कर लिया, ठीक है। तो पहले अधिगम होगा, उसके बाद विकास होगा। ये बात भी पियाजे से बिल्कुल अलग है। अपन सभी बातों के बारे में चर्चा करेंगे, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं अपन इनके सिद्धांत की कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातों पर। हाँ, देखिए इनका यदि पूरा नाम देखें तो पूरा नाम इनका माना जाता है लेव सिमानोविच वाइगोर्स्की। ये इनका पूरा नाम माना जाता है। इन्होंने पहले जो लर्निंग माना है और उसके बाद विकास माना है। अर्थात इनका मानना है कि इनके अनुसार बालक समाज में रहते हुए पहले अधिगम करता है तथा बाद में वह विकास करता है। और ये हम जानते हैं कि जैसे जैसे वो अधिगम करता जाएगा, जैसे जैसे वो सीखता जाएगा, वैसे वैसे उसका विकास होता जाएगा। तो पहले अधिगम करेगा, पहले विकास नहीं हो सकता। जबकि पियाजे इससे बिल्कुल विपरीत विचार मानते हैं, विपरीत विचार रखते हैं। तो ये चीज यहाँ पर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है। कैसे? क्योंकि पियाजे यूं कहते हैं कि पहले विकास बाद में अधिगम, और ये यूं कहते हैं कि पहले अधिगम बाद में विकास। तो इसको आप स्पेशली नोट करके लिखेंगे। रीट की तैयारी कर रहे हैं तो इसी प्रकार की कोटेशन दी जाएगी कि ये कथन किसका है, ये विचार किसका है, जो पियाजे के किस विचार से और वाइगोर्स्की का विचार है वो भिन्न है। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं, या उसके बाद अपन स्टेप बाय स्टेप इनके मतों की बात करते हैं, इनके मतों का विश्लेषण करते हैं। तो देखिए, वाइगोर्स्की सबसे पहले लर्निंग को मानते हैं। लर्निंग को यानी अधिगम को, यानी सीखने को, ठीक है, इसको मानते हैं। तो वो क्या मानते हैं? सीखना, लर्निंग, अधिगम कैसे होता है? तो ये यूं कहते हैं कि अनुदेशन द्वारा बालक सीखता है। अनुदेशन द्वारा बालक सीखता है, पहली बात तो ये। अतः शिक्षक का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अब शिक्षक का ये मतलब नहीं है कि विद्यालय में जाकर सीखे। शिक्षक का मतलब जो भी सिखाए वो सब, चाहे वो माँ से सीखता है, चाहे वो समाज से सीखता है, चाहे वो विद्यालय में जाकर किसी शिक्षक से सहायता लेता है। और इन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि शिक्षक है वो मात्र सहयोग या सहायक के रूप में आता है। तो यहाँ पर इनके द्वारा लर्निंग सबसे महत्वपूर्ण चीज दी गई, और इन्होंने यूं कहा कि बालक अनुदेशन के माध्यम से सीखता है। और यदि अपन बालक के विकास की शुरुआत की बात करें तो प्रारंभिक अवस्था में जब बालक 7 वर्ष तक का होता है, 2 से 7 वर्ष तक, वह अनुदेशन के माध्यम से ही शिक्षा प्राप्त करता है। वह स्वयं से बहुत कम सीख पाता है। तो यहाँ पर लर्निंग हो गई। उसके बाद लर्निंग के बाद या जैसे जैसे वो सीखता है वैसे वैसे उसका
विकास होता जाता है। और विकास जब होता है तो उसको अपन क्या करते हैं, क्या कहते हैं, या किस शब्द से विश्लेषित कर सकते हैं? तो अपन कह सकते हैं कि बालक ने ज्ञानात्मक कुशलताएं अर्जित कर ली। तो जब बालक अधिगम कर लेता है, जब बालक उस चीज से संबंधित ज्ञान प्राप्त कर लेता है, उसको इन्होंने, वाइगोट्स्की ने ज्ञानात्मक कुशलताएं कहा है, ज्ञानात्मक कुशलताएं। और यदि आप देखें कहीं भी प्रश्न में यूं आ जाए कि भी ज्ञानात्मक कुशलता नामक शब्दावली का चित्रण किसने किया है? वाइगोट्स्की ने किया है। इन्होंने ही इस शब्दावली का प्रयोग किया है। तो ज्ञानात्मक कुशलताएं, सबसे पहले तो ज्ञानात्मक कुशलताओं को विश्लेषित कैसे किया जा सकता है, उनको समझा कैसे जा सकता है? तो ज्ञानात्मक कुशलताओं का जो विकास से है या विश्लेषण है, वो विकास के आधार पर किया जा सकता है। तो हमें यूं कह सकते हैं कि ज्ञानात्मक कुशलताओं ज्ञान से संबंधित जो बालक ने कुशलताएं अर्जित किए हैं, उनको विकास के आधार पर विश्लेषित किया जा सकता है। ज्ञानात्मक कुशलताओं का विश्लेषण किस आधार पर किया जाएगा? विकास के आधार पर। यानी अपन यदि जानना चाहते हैं कि किसी बालक ने ज्ञानात्मक कुशलताएं अर्जित की है कि नहीं की है, तो उसके विकास की परीक्षा ले लीजिए। अगर उसने विकास किया है तो उसमें कुशलताएं भी आई है, ज्ञानात्मक कुशलताएं भी आई है। तो इसीलिए इन्होंने कहा है कि भाई ज्ञानात्मक कुशलताओं का ज्ञान अपन विकास को विश्लेषण करें या विकास का विश्लेषण करके ही समझ सकते हैं। तो इसको भी आप नोट कीजिए। यहाँ पर सारी की सारी वो चीजें बताई जा रही है जो इस सिद्धांत से संबंधित महत्वपूर्ण है या इस सिद्धांत से संबंधित आ सकती है। ठीक है, तो ज्ञानात्मक कुशलताओं का जो विश्लेषण है वो तो किस आधार पर होगा? विकास के आधार पर। और महत्वपूर्ण बात, उत्पत्ति कहाँ होगी? तो ज्ञानात्मक कुशलताएं इनकी उत्पत्ति कहाँ होगी? तो हमने देखा था कि बालक है वो वाइगोट्स्की के अनुसार, वाइगोट्स्की के अकॉर्डिंग है, वो विकास कहाँ करता है? समाज में करता है, अपनी संस्कृति में करता है। तो जाहिर सी बात है कि उनकी उत्पत्ति भी कहाँ होगी? समाज में होगी, या फिर अपन यूं कहें कि समाज की भी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में निहित होगी। तो यहां पर अपन बात कर सकते हैं कि इनके अनुसार ज्ञानात्मक कुशलताओं की उत्पत्ति कहाँ होती है? समाज में होती है, समाज में होती है। अर्थात इन्हें सामाजिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर समझा जा सकता है। तो ज्ञानात्मक कुशलताओं की उत्पत्ति को किस आधार पर समझा जा सकता है? सामाजिक सांस्कृतिक आधार पर समझा जा सकता है। इसीलिए इस सिद्धांत को नाम क्या दिया गया? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत नाम दिया गया। तो नोट कीजिए इन दोनों बातों को भी। इनमें भी कुशलताओं की उत्पत्ति कहाँ है? समाज में है। और समाज में भी यहाँ पर अपनों ने देखा है कि इनकी जो उत्पत्ति है वो सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण में। तो अपन समझ भी कैसे सकते हैं? सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण में ही इन्हें समझ सकते हैं। साथ ही कल मैंने एक दो चीजें इससे संबंधित और बताई थी कि
बालक जो ज्ञानात्मक कुशलता अर्जित कर लेता है तो उसमें परिवर्तन आता है, परिवर्तन आता है ना। जैसे मान लीजिए कि एक बालक है, वो 2x2 नहीं पहचान पाता, छोटी उम्र का बालक है। थोड़े समय बाद जब वो उससे संबंधित ज्ञानात्मक कुशलता अर्जित कर लेता है तो फिर उसके व्यवहार में ये परिवर्तन आता है कि उससे संबंधित वो किसी भी प्रकार का प्रयास नहीं करता, उसको जानना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि उसे वो समझ में आ चुकी है। तो इसलिए उसके व्यवहार में ज्ञानात्मक कुशलता अर्जित करने के पश्चात परिवर्तन आता है। ये चीज हम देख चुके हैं। तो इस परिवर्तन को पहचाना कैसे जा सकता है? कल भी मैंने कहा था कि बालक का निरीक्षण करके उस चीज को पहचाना जा सकता है। और निरीक्षण भी कैसे? संपूर्ण निरीक्षण या संपूर्ण विश्लेषण करके बालक की इस योग्यता को पहचाना जा सकता है, समझा जा सकता है। कैसे? क्योंकि एक पक्ष का यदि निरीक्षण करेंगे तो बालक के विकास से संबंधित सारी की सारी चीजें आप नहीं पहचान पाएंगे, नहीं जान पाएंगे। तो यहाँ पर अपनों ने ये चीज देखी। उसके बाद अपन इनसे संबंधित बात करते हैं जो अन्य महत्वपूर्ण चीजें इसमें हो सकती हैं। इन्होंने यूं कहा कि भाई बालक के विकास पर 3 चीजों का अत्यंत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। बालक के विकास पर प्रभाव किन किन चीजों का पड़ता है? इनके अनुसार, वाइगोट्स्की के अनुसार 3 का। कौन कौन सा? एक तो समाज जो सर्वाधिक प्रभावित करता है, उसके बाद संस्कृति और उसके बाद भाषा। इन तीनों चीजों का प्रभाव इसमें पड़ता है। और कल भी मैंने आपको बताया था कि हालांकि इन्होंने माना है कि 3 चीजों का बालक के विकास पर प्रभाव पड़ता है, परंतु फिर भी इनके सिद्धांत का जो नाम दिया गया है वो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया गया है, सामाजिक सांस्कृतिक भाषिक सिद्धांत नहीं दिया गया। अर्थात यहाँ पर भाषा को शामिल नहीं किया गया। तो इन्होंने भाषा को शामिल क्यों नहीं किया? इन्होंने भाषा को इसलिए शामिल नहीं किया क्योंकि पार्ट ऑफ सोशल, यानी ये है वो समाज का ही एक पार्ट है। बालक भाषा का ज्ञान या भाषा संबंधी ज्ञान भी कहाँ पर अर्जित करता है? समाज में अर्जित करता है। तो इसलिए इन्होंने सामाजिक व सांस्कृतिक सिद्धांत अपना नाम दे दिया, अर्थात इन्हीं दोनों चीजों को अपने सिद्धांत में इन्होंने शामिल कर लिया। तो ये तो हो गए विकास पर प्रभाव, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं कि भाई बालक है वो भाषा संबंधी ज्ञान, भाई समाज की अपनी संस्कृति होती है, समाज की अपनी संस्कृति होती है, अपनी विशेषताएं होती हैं। तो इन विशेषताओं में रहते हुए बालक अपना विकास करता है। तो वह भाषा संबंधी विकास किस प्रकार से करता है? जब इन्होंने भाषा को भी एक प्रमुख तत्व बताया कि भाई भाषा बहुत ज्यादा विकास को प्रभावित करती है। एक बालक, बहुत ही सुंदर बात है और बिल्कुल अभिधा है, मतलब सही बात है, बता रही हूं। एक लड़का जो गांव में रहता था, अब गांव में वो कौन सी भाषा बोलता था? हम जानते हैं कि अपनी मातृभाषा जो हमारी माता बोलती है, हमारे पिता बोलते हैं, हमारा समाज बोलता है, उसी में अपन बात करते हैं। तो वो बालक, वो लड़का है, वो गांव में अपनी भाषा में बात करता था, उसे अदर भाषाओं में बात करना नहीं आता था। मानते हैं कि हिंदी सब जानते हैं, हिंदी समझना बिल्कुल सब जानते हैं। एक गांव में पला बड़ा लड़का जिसने कभी हिंदी में बात नहीं की, तो उसे हिंदी में बोलना नहीं आ रहा था, वो बाहर चला गया। अब बाहर जैसे ही वो गया तो वहां पर सब लोग हिंदी में बात कर रहे हैं। अब वहां पर उसे समस्या आती है कि वह हिंदी में बात कैसे करे। जैसे वो हिंदी बोलने की सोचता है, उसकी जुबान पर कोई ना कोई अपनी मातृभाषा के शब्द आ जाते हैं, तो इसलिए वहां पर वो शर्माने लग जाता है, वो शर्म महसूस करता है और इसलिए वो बोलना ही कम कर देता है, बोलना ही कम कर देता है। अब जब वो बोलना ही कम कर देता है
तो वो अन्य लोगों के साथ बातचीत नहीं करेगा, और बातचीत यदि वो ज्यादा लोगों से नहीं करेगा तो उसका विकास संभव नहीं हो पाएगा। वो उतनी चीज नहीं सीख पाएगा जितना उसके बराबर बैठने वाला लड़का हिंदी में अच्छे से बात करता है तो वो सीख पाएगा, उतना वो नहीं सीख पाएगा। क्यों? क्योंकि पहली बात तो उसे बात करने में प्रॉब्लम आ रही है। बात करने में प्रॉब्लम आ रही है तो हम किसी से सीखते हैं, जो भी कुछ सीखते हैं, यहाँ तक कि किसी के बारे में यदि किसी के व्यक्तित्व को भी जानना हो तो उससे बात कर लीजिए, अपने आप निकलकर सामने आ जाएगा। तो इसलिए भाषा है वो बालक के विकास को अत्यधिक प्रभावित करता है। मान लीजिए आपको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती और आप इंग्लिश भाषा भाषी क्षेत्र में चले गए। अब वहां पर आपको बिल्कुल नहीं समझ में आती। वो कहते हैं ना, एक मारवाड़ी में कहावत है, वाटर वाटर करता मर गया, पड़ा सिराने पानी। तो पानी तो पड़ा है परंतु वाटर मांगा, वाटर कोई समझता नहीं था, तो वो वाली बातें हो जाती है। तो यहाँ पर अपनों ने देखा कि भाई समाज में भाषा भी है वो बालक के विकास को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करने वाला एक तत्व है। तो भाषा का विकास कैसे होता है? तो इन्होंने बालक के भाषा विकास से संबंधित एक विश्लेषण किया, एक अध्ययन किया, और अध्ययन करते हुए इन्होंने कहा कि भाई बालक की भाषा का विकास पहली बात तो समाज में होता है। जैसा समाज या जैसी भाषा समाज बोलेगा वैसी ही भाषा वो बोलेगा। और अभी मैंने बताया कि भाई गांव का लड़का था, शहर में गया, वो थोड़े टाइम बाद धीरे धीरे बात करना शुरू कर देता है, हिंदी में बात करना शुरू कर देता है। तो एक टाइम ऐसे आता है कि वो हिंदी में बहुत अच्छे से बात करने लग जाता है। तो बहुत अच्छे से बात करने लग जाता है तो उसका भाषागत विकास वहां पर हो गया। तो इसलिए कहां पर हुआ? उस समाज में। वहां पर शहरी वातावरण में जाने के बाद, उस समाज में जाने के बाद उसका उससे संबंधित भी विकास हो गया। तो भाषागत विकास को सर्वाधिक प्रभावित कौन कर रहा है? समाज कर रहा है। तो भाषा बालक में आती कहां से है, कैसे आती है, किस अवस्था में आती है, इस पर यदि अपन संपूर्ण विश्लेषण करें तो इन्होंने यूं कहा है कि भाई भाषा का विकास है वो दो प्रकार के स्पीच के माध्यम से होता है, या दो प्रकार की विचारधाराओं के माध्यम से होता है। इन्होंने उसको नाम क्या दिया? स्पीच नाम दिया। दो स्पीच के माध्यम से बालक की भाषा का विकास होता है। हालांकि कल अपन चर्चा कर चुके हैं, परंतु आज अपन इस सिद्धांत को और अच्छे से और पूरा समझने वाले हैं। तो इन्होंने दो स्पीच कौन कौन से बताए थे? एक तो बताया था इनर स्पीच, इनर स्पीच, और दूसरा इन्होंने बताया था एक्सटर्नल स्पीच। इन्होंने यूं कहा कि भाई ये तो है भाषा का आंतरिक वातावरण, या फिर ये भाषा का आंतरिक प्रारूप है, जबकि ये कैसा प्रारूप है? बाह्य प्रारूप है। इसमें कौन आते हैं? इसमें विचार आते हैं, भाव आते हैं, जबकि इसमें जो प्रकटीकरण, विचार व भावों का प्रकटीकरण इसके अंतर्गत आता है। ये मानसिक स्थिति है, मानसिक स्थिति है, यानी बालक के मस्तिष्क में ही चलती है। और ये बाह्य स्थिति है, बाह्य स्थिति है। सीधा सा यदि कहा जाए तो कोई भी बालक यदि सोच रहा है तो वहां पर कौन सी स्पीच है? इनर स्पीच है, यानी उसकी आंतरिक भाषा चल रही है, आंतरिक भाषा का विकास हो रहा है, या फिर यूं कहें कि आंतरिक भाषा में वह बात कर रहा है। जबकि एक्सटर्नल स्पीच उस सोच को वह किसी के समक्ष प्रकट कर दे, किसी को बता दे,
तो ये जो आपसी बाह्य वार्तालाप की स्थिति है वही क्या होती है, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब है कि अपने मस्तिष्क के भाव किसी के सामने प्रकट करना, और जैसे ही अपन प्रकट करेंगे अपने विचार बाहर आ जाएंगे। ये बाहर आना ही क्या कहलाता है, एक्सटर्नल स्पीच। और जबकि अंदर के भाव जब तक हम सोच ही रहे हैं तब तक कौन सी होगी, इनर स्पीच। इनर स्पीच इसके माध्यम से, या इसकी अवस्था यदि अपन देखें तो 7 वर्ष तक की, जब से बालक बोलना शुरू करता है तब से लेकर 7 वर्ष तक बालक में ये चीज ही ज्यादा पाई जाती है। हालांकि व्यक्तित्व के प्रकार यदि अपन देखें तो अंतर्मुखी बहिर्मुखी व्यक्तित्व होते हैं, तो उनमें अंतर्मुखी व्यक्तित्व में भी पाई जाती है, परंतु अपन अवस्थाओं के आधार पर या अपन भाषागत विकास की बात करें तो विकास की बात में जन्म के पश्चात बालक में भाषागत विकास किस रूप में होता है, किस प्रकार से होता है, किन चरणों में होता है। तो पहले बालक में इनर स्पीच आती है और उसके बाद उसमें एक्सटर्नल स्पीच आती है। पहले बालक सोचता है, विचारता है, उसके बाद वह प्रकट करता है। इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर अत्यंत महत्वपूर्ण बात बताने वाली हूं इसी से ही संबंधित। क्या देखिए, ये भी एक महत्वपूर्ण स्थिति रही है, ये भी एक महत्वपूर्ण वाद रहा है, या फिर अपन यूं कह सकते हैं एक महत्वपूर्ण प्रश्न रहा है। कौन सा? यहां पर कोई प्रश्न आपके दिमाग में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, तब तक मैं देखती हूं। ये जो अपनों ने इनर स्पीच, एक्सटर्नल स्पीच देखी, उनसे संबंधित कौन से विचार आपके मस्तिष्क में आ रहे हैं? कोई प्रश्न उठ रहा है क्या? नहीं, बड़े संतुष्टि बच्चे हैं, कभी नहीं, ऐसी बातें तो हम सोचते ही नहीं है ना। तो देख लीजिए आप यहां पर, देखिए इस मत से प्रश्न ये उठता है, यहां प्रश्न यह उठता है कि पहले विचार या भाषा। प्रश्न क्या उठता है कि पहले विचार आता है या भाषा आती है। अब इस विद्वान में भी इस प्रश्न में भी विभिन्न मनोवैज्ञानिक मतभेद थे। वे इनमें से कुछ लोग तो यूं कह रहे थे भाई पहले भाषा होती है, यानी अपन बहुत सी जगह ऐसे हैं कि बिना सोचे समझे बोलते हैं। छोटा बच्चा है, वो कोई सोचने समझने की क्षमता थोड़ी ना होती है उसमें, वो तो बिना सोचे समझे जो कोई बोल रहा है उसका अनुकरण करते हुए बस बोलता जाएगा। और कुछ लोग यूं कहते हैं कि नहीं, पहले विचार आता है उसके बाद भाषा आती है। हम पहले हमारे दिमाग में किसी भी वस्तु से संबंधित कोई विचार आएगा, फिर अपन उसको प्रकट करने के लिए भाषा का मात्र सहारा लेते हैं। तो यहाँ पर विद्वानों में मतभेद है, मनोवैज्ञानिकों में मतभेद है। और वाइगोट्स्की ने यूं कहा है इनके अनुसार, या अपन नाम ही लिख कर लिखें, वाइगोट्स्की के अनुसार, वाइगोट्स्की के अनुसार पहले विचार आता है, जबकि बाद में, हाँ बीच में एक प्रश्न आपसे, आप मुझे यहां पर कमेंट करके बताइए कि पहले विचार आता है या भाषा आती है। तब तक अपन ये समझते हैं, इतनी देर में आपका उत्तर आ जाना चाहिए। जबकि बाद में भाषा आती है, ये किसने कहा है? वाइगोट्स्की ने। अब इसको अपन यूं भी समझ सकते हैं पियाजे के अनुसार भी। पियाजे ने बिल्कुल इससे विपरीत बातें कही है। इन्होंने विपरीत कहा है, इन्होंने यूं कहा है कि भाई पहले भाषा आती है और उसके बाद विचार आता है। काफी बार यूं है कि कोई व्यक्ति कुछ भी बोल जाता है और फिर कहता है मैं वहां पर बिना सोचे समझे बोल गया, दिमाग में नहीं आया, सॉरी यार, हो गया, जो भी है जाने देना। तो इस प्रकार की बातें जहां पर होती है वहां पर यही होता है
कि पहले भाषा आ जाती है और उसके बाद विचार आता है। तो यहां पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि देखिए, यहां पर अपन उस व्यक्ति की बात नहीं कर रहे जो अमूर्त चिंतन कर सकता है। यहां पर अपन एक बच्चे की बात कर रहे हैं। एक बच्चा शुरू से लेकर बाद तक भाषा के क्षेत्र में किस प्रकार से विकास करता है। तो निष्कर्ष रूप में अपन ये कह सकते हैं, भाई चाहे विचार हो और चाहे भाषा हो, ये दोनों अलग अलग चीज नहीं है। अपना विचार भी तो किसी भाषा में आता है, किसी न किसी भाषा में ही तो आता है। मस्तिष्क में अपन सोचते हैं, किसी न किसी भाषा में करते हैं। अब अपनों ने यूं कह दिया, कोई भी है, किसी को देखकर क्या सुंदर लग रही है, हिंदी भाषा, ये वाक्य भाषा का है। जबकि अपन विचार, अब मान लीजिए कि अपनों ने किसी लड़की को देखा, खूबसूरत लड़की को देखा, और देखते ही अपने मन में आया कि क्या सुंदर लग रही है, हिंदी भाषा, ये भी तो एक भाषा है। विचार भाषा में तो आता है। ऐसे थोड़ी ना है कि उसकी कोई भाषा नहीं होती। अगर मारवाड़ी में बहुत अच्छी, बहुत सुंदर लगा है, ये आपका मारवाड़ी होगी। अगर उर्दू की बात करें, कातिल लग रही है, तो ये भी क्या है, भाषा ही तो है। अब इसमें इसी विचार को अपनों ने 3 भाषा में प्रकट किया। तो विचार भी तो एक भाषा ही है और प्रकटीकरण वो भी भाषा में होता है। तो इसलिए ये कोई विवाद का प्रश्न ही नहीं है। हालांकि मनोविज्ञान में इससे संबंधित विचार प्रकट हुए थे, और वो किस संबंध में हुए थे, बालक के संबंध में, कि भाई बालक पहले विचार करना प्रारंभ करता है या बोलना प्रारंभ करता है। इसलिए ये प्रश्न उठता था। ठीक है, अब अपन समझते हैं आगे। इन्होंने है वो भाषा के संबंध में जो है वो एक यंत्र प्रस्तुत किया है, भाषागत यंत्र, कि किस प्रकार से बालक अपनी भाषा के संबंध में विकास करता है, या फिर वो कैसे कैसे सीखता है, किस किस प्रकार से उसकी भाषा में परिवर्तन आता है। तो यहां पर देखते हैं, एक चीज आपने कभी सोची है क्या, भाषा में परिवर्तन ज्यादा लड़कियों में आता है, भाषागत परिवर्तन ज्यादा लड़कियां ऐसी होती है जो किसी भी अच्छे शब्द को जल्दी ग्रहण करती है, जल्दी पकड़ती है। लड़के तो आगे आप समझदार हैं। तो यहाँ पर, और मैं आपको बता देती हूँ, ये एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोल रही। तो यहाँ पर अपन भाषा यंत्र की बात कर रहे हैं। वाइगोट्स्की ने कौन सा भाषा यंत्र बताया है, और इन्होंने यूं कहा है कि भाई भाषा है उसको 3 माध्यमों से सीखा जाता है। और उसके लिए इन्होंने कहा है, पहला तो कहा है अनुकरणीय माध्यम, यानी भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। दूसरा निर्देशात्मक, और तीसरा इनको अपन अधिगम कह सकते हैं, अनुकरणीय अधिगम, निर्देशात्मक अधिगम, और उसके बाद तीसरा इन्होंने बताया है सहकारी अधिगम। ये 3 प्रकार के अधिगम इन्होंने बताए हैं कि किस किस प्रकार से और बालक की भाषा का विकास होता है। और यहां पर यदि अपन बात करें तो देखिए, अनुकरणीय जो अधिगम होता है उसे इमिटेटिव लर्निंग कह सकते हैं। इमिटेटिव लर्निंग क्या होगी, अनुकरणीय अधिगम होगा। और इंस्ट्रक्शनल लर्निंग निर्देशात्मक अधिगम कहलाएगा। और यदि अपन कोलैबोरेशन की बात करें तो कोलैबोरेटिव जो होता है
वो क्या होता है? कोलैबोरेटिव लर्निंग क्या कहलाती है? सहकारी अधिगम। ये आप विशेषतया नोट कर लेंगे, अपनी नोटबुक में उतार लेंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने ही, यही एक विद्वान है जिन्होंने भाषा से संबंधित यंत्र प्रस्तुत किया है। और इसमें इन्होंने है वो यूं कहा है कि भाषा रूपी जो यंत्र है वो 3 माध्यमों से बनता है, अनुकरणीय, निर्देशात्मक, सहकारी। आप पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं एक एक की कि ये क्या क्या चीज होती है, ये क्या होता है। अनुकरणीय का मतलब है बालक किसी का अनुकरण करते हुए सीखता है। अब यहां पर अपन तो बात करें भाषा यंत्र की, भाषा सीखता है, यहां तक कि भाषा ही नहीं, बालक जो भी सीखता है, जब सीखना प्रारंभ करता है तो वह अनुकरण के माध्यम से ही सीखता है। और भाषागत तो पूरा का पूरा ही इसी आधार पर चलता है। छोटा बच्चा है, उसको जैसे ही उसकी माँ आएगी तो उसे सिखाया जाएगा, बेटा बोल माँ, तो वो एक बार तो इस प्रकार से बोलेगा। बाद में थोड़ा सा उसका जब विकास हो जाएगा, तब उसकी ज्ञानेंद्रियों का विकास हो जाएगा, तब वो उस माँ बोलना शुरू करेगा। तो इस प्रकार से वो अनुकरण के माध्यम से। और काफी बार, काफी जगह आपने ये भी देखा होगा कि एक घर में यदि मान लीजिए कि 5-6 भाई हो, हालांकि आजकल तो नहीं दिखता, परंतु पहले होता था 5-6 भाई हो, ठीक है, बाकी सारे तो छोटे हैं। मान लीजिए 6 भाई हैं, तो 5 तो क्या है, छोटे हैं, और ये जो छठा है ये सबसे बड़ा है। तो सबसे पहले विवाह किसका हुआ? इसका हुआ, ठीक है, बड़े वाले का सबसे पहले विवाह हो गया। विवाह हो गया तो इनको एक बच्चा हुआ, एक बालक हुआ। अब कोई भी हो सकता है, लड़की भी या लड़का भी। तो ये जो छोटे वाले जो 5 भाई है, ये इनको भाई साहब या भाई जी या भाभी जी बोलते हैं, इन बड़े वालों को। तो बड़े वालों को जब भाई जी भाभी जी बोलते हैं, तो इन 5 का अनुकरण करते हुए ये बालक अपने मम्मी पापा को भी भाई जी भाभी जी बोलेगा। तो ऐसा आपने देखा होगा। क्यों? क्योंकि बालक अनुकरण कर रहा है, बालक अनुकरण के माध्यम से ही यहाँ पर सीख रहा है। तो इस प्रकार से बालक है वो सीखता है। पहला, जब बालक के विकास का पहला क्रम होता है या पहली स्टेज होती है, तो उसमें वह अनुकरण ही करता है, ठीक है। उसके बाद इसको आप नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन बात करते हैं अगले की। अगला कौन? इंस्ट्रक्शनल लर्निंग की बात करते हैं। तो इमिटेटिव लर्निंग हो गई, इंस्ट्रक्शनल लर्निंग की अपन यहां पर बात कर रहे हैं। तो जो इंस्ट्रक्शनल लर्निंग है या फिर निर्देशात्मक अधिगम है, ये कैसे? बालक है, बालक माता पिता व शिक्षक के निर्देशों के अनुसार सीखना प्रारंभ करता है, उसे अपन क्या कहते हैं? इंस्ट्रक्शनल लर्निंग कहते हैं। कैसे? देखिए, बालक घर में जो भी बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है, बाहर से कोई आता है, बेटा नमस्ते करो। अब 1 बार बोला, 2 बार बोला, 3 बार बोला, 4 बार, अंत में बालक क्या करता है? नमस्ते करता है। किसने सिखाया? माता पिता ने सिखाया, ठीक है। उसी प्रकार से शिक्षक बालक
जब पहली बार विद्यालय जाता है तो वो उन्हीं शब्दों का प्रयोग करता है, उसी भाषा का प्रयोग करता है जो वो घर में करता है। तो स्कूल में जाने के बाद शिक्षक उसे समझाता है। शिक्षक जिस भाषा में बात करता है तो वो कोशिश करता है पहले तो अनुकरण की, और साथ साथ शिक्षक समझाता भी जाता है कि यहाँ पर इस प्रकार से आपको बोलना है। और आजकल तो विद्यालयों में भी स्पेशली जो हिंदी मीडियम स्कूल है उनमें तो यूं कहा जाता है कि सभी बालक हिंदी में ही बात करेंगे, अपनी मातृभाषा में बात ही नहीं करेंगे। और जो इंग्लिश मीडियम है उनमें भी इंग्लिश टू इंग्लिश बोलने की जो इंस्ट्रक्शन है वो दिया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर है वो निर्देशात्मक अधिगम में बालक निर्देशों से सीखता है, कोई भी निर्देशित उसे करता है। तो पहला निर्देशक तो उसके कौन होते हैं, माता पिता और शिक्षक ही होते हैं। इसके अलावा वह किसी के भी निर्देशों से कुछ सीख सकता है। ठीक है, उसके बाद बालक बड़ा हो गया, अब वो अनुकरण नहीं करेगा, वो किसी के निर्देशों का पालन नहीं करेगा, वो स्वयं लायक हो गया कि वो खुद कुछ अधिगम करे। तो इसके लिए तीसरी स्टेज कौन सी होती है, कोलैबोरेटिव स्टेज या कोलैबोरेटिव लर्निंग, जिसे अपन सहकारी अधिगम कहते हैं। अब ये सहकारी अधिगम क्या होता है? सहकारी का मतलब साथ में कार्य करते हुए। तो ये क्या करता है, बालक है वो समूह बनाता है, और समूह में स्वयं कुछ न कुछ करते हुए और स्वयं कार्य करते हुए और बहुत कुछ सीखता है। वह कहीं, अब एक जो लड़की है वो हरियाणा गई, किशोरावस्था की लड़की है, हरियाणा में उसकी ननिहाल थी, अब वो हरियाणा चली गई। अब राजस्थान में कोई सुंदर है तो उसके लिए प्रयोग में लाया जाता है कि सुंदर है, सुनी है, स्वरूप है, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जबकि हरियाणा में उसी सौंदर्य को एंडी कहा जाता है कि एंडी लाग रही है। अब वो लड़की अपने ननिहाल गई हरियाणा, तो हरियाणा में जाकर उसने जैसे ही लोगों ने इस शब्द का प्रयोग किया और लोगों के द्वारा प्रयोग करते हुए उसने देखा, तो वो उससे प्रभावित हुई, वो स्वयं पकड़ लाई उस शब्द को, और अब वो काम में ले रही है कि भाई एंडी लाग रही है, मतलब कपड़ा कोई लेकर आया एंडी है, ये चीज एंडी है। तो ये क्या हुआ, ये उसका सहकारी अधिगम है, सहकारी लर्निंग है। उसने स्वयं कुछ न कुछ ग्रहण किया है, समूह में ग्रहण कर सकता है, अकेला कुछ भी ग्रहण कर सकता है, तो ये हो जाती है। तो ये इस प्रकार से 3 चीजों से निर्मित इन्होंने भाषा यंत्र का विकास किया है। उसके बाद अपन बात करते हैं अंत में ZPD की, जो इन्होंने कहा है। इन्होंने अपने सिद्धांत में किन किन शब्दों का प्रयोग किया है? सबसे पहले तो प्रयोग किया है ज्ञानात्मक कुशलताओं का, तो ज्ञानात्मक कुशलताएं अपनों ने देख ली। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई भाषा का विकास भी बालक को प्रभावित करता है, तो भाषा संबंधी यंत्र इन्होंने दिया, तो भाषा यंत्र भी अपनों ने समझ लिया। और तीसरी जो चीज इनके सिद्धांत की महत्वपूर्ण है वो कौन सी है? ZPD। अब ZPD की फुल फॉर्म क्या है? तो Z का मतलब तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये है। ये क्या चीज हो सकती है? देखिए, इसको इन्होंने कहा है, अगर अपन इसकी हिंदी की बात करें तो इसे कहा गया है कि निकट विकास का क्षेत्र, निकट विकास का क्षेत्र। यानी बालक है वो ऐसे नहीं कि बालक एकदम से किशोरावस्था की सारी योग्यताएं प्राप्त कर लेगा। बालक अपने निकट के विकास क्षेत्र को पकड़ता और धीरे धीरे विकास तक पहुंचेगा। तो इसलिए बालक है वो सदैव या फिर निरंतर है वो कुछ न कुछ सीखता जाता है। इसमें इन्होंने 3 स्टेज बताई है। कौन कौन सी? ये तो बताई है इन्होंने निम्न सीमा, यानी सबसे निम्न सीमा, और उसके बाद इन्होंने बताई है उच्च सीमा। तो निम्न सीमा और उच्च सीमा, और उसके बाद अंत में इन्होंने बताया है संभावित विकास का क्षेत्र। तो ये जो तीनों है इनमें इन्होंने 3 चीजें बताई है। एक तो मैं क्या कर
सकता हूं, ये चीज बताई है। एक इन्होंने बताई है, मैं किसी के सहयोग से क्या कर सकता हूं, ये बताई है। और एक इन्होंने बताई है, मैं क्या नहीं कर सकता, मैं क्या नहीं कर सकता। ये तीन चीजें इन्होंने इस मतलब जेडपीडी के दौरान या जेडपीडी के तहत इन्होंने बताई है। इन्होंने यूं कहा है कि भाई ये जो निम्न सीमा है, इसमें बालक सिर्फ और सिर्फ इतना ध्यान रखता है कि मैं क्या कर सकता हूं, और उतना ही काम वो करता है, इसके अलावा उससे नहीं होता। ये जो उच्च सीमा है, इसमें बालक क्या करता है, इसमें बालक किसी न किसी का सहयोग लेता है। ठीक है, जब बालक छोटा होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा बालक है, मान लीजिए कि 1.5-2 साल का बालक है, उसके आसपास आप खिलौने रख दीजिए, खिलौने बिखरे पड़े हैं, तो वो वहां पर बैठा है। अब बैठा बैठा किसी खिलौने को प्राप्त करना चाहता है, वो खिलौना उससे दूर है, परंतु वो यूं नहीं कहेगा कि भाई आप मुझे ये खिलौना उठाकर दे दो। उसकी समझ इतनी विकसित नहीं होती, वो सिर्फ और सिर्फ यूं देखता है कि मैं उसे कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। वो ऐसे ऊंचा होने का प्रयास करेगा, ऐसे नहीं होगा तो वो सोकर जैसे भी है वो घुटनों के बल, मतलब कैसे भी करके वो उस खिलौने को प्राप्त करने के लिए प्रयास करेगा। क्यों? क्योंकि वो वहां तक ही सीमित है कि मैं क्या कर सकता हूँ। उसको ये पता ही नहीं है कि किसी का सहयोग लेकर भी कोई काम किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद मैं किसी के सहयोग से क्या कर सकता हूं, तो यहां पर है वो बालक जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तब वो सहयोग लेने लग जाता है। जैसे मान लीजिए कि 7 साल का बालक है, वो 7 साल का बालक यूं समझने लग जाता है कि कौन सा घर में ऐसा व्यक्ति है जो उसकी इस संबंधी आवश्यकता है। उसे पता है कि उसकी मम्मा उसे नहलाती है तो वो मम्मा के पास जाएगा, नहला दो। उसे पता है कि उसी से वो काम संभव है। और उसके बाद उसे लगता है कि भाई उसके पापा या उसके चाचा कोई भी ऐसे हैं, दादा या नाना, जो उसको बाहर ले जाकर दुकान से कुछ न कुछ चीजें दिलवा सकते हैं, तो वो उन चीजों के लिए उन्हीं के पास जाएगा, तो वो सहयोग लेना प्रारंभ कर देगा। ठीक है, उसके बाद जो अंत में आता है, अंत में कौन सी स्टेज है, मैं क्या नहीं कर सकता हूं। ये जब वो बहुत बड़ा हो जाता है तब उसे समझ में आता है कि उसके बस की बात कौन सी है और उसके बस की बात नहीं है। यहां पर ये संभावना आ जाती है विकास की, कि बालक है वो संभावित या आशान्वित विकास है वो कर सकता है। तो इस प्रकार से इन्होंने जेडपीडी को 3 स्टेज के माध्यम से क्लियर किया है। निम्न स्टेज में यहां तक, और उच्च सीमा में यहाँ, और उसके बाद संभावित विकास के क्षेत्र में बालक ये देखता है कि वह क्या नहीं कर सकता, और यहाँ पर उसे ये समझ में आ जाए कि भाई वो चीजें नहीं कर सकता, वो उसके लेवल की नहीं है, तो वो फिर यहाँ पर उन चीजों को कभी कभार चैलेंज के रूप में करना भी चाहता है। उसे पता चलता है ना कि ये मेरे बस की बात नहीं है, ये मैं नहीं कर सकता। और मान लीजिए कि किसी ने उसे यूं कह दिया कि तू नहीं कर सकता क्योंकि वो असफल हो रहा है, तो फिर वो बाद में दुगने उत्साह से काम करके भी उस चीज को हासिल कर सकता है। तो इसीलिए इसे ही संभावना कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर यदि बालक में उत्साह ज्यादा हो, किसी के माध्यम से, चाहे आलोचना के माध्यम से, चेतावनी के माध्यम से, यदि बालक चैलेंज ले तो फिर यहाँ पर वह बहुत कुछ करने लायक बन जाता है। ये स्टेज भी होती है, ये छोटी उम्र होती है, ये उसके बाद की उम्र है, ये अंतिम स्टेज है। परंतु जब बड़ा हो जाता है, इस उम्र में बालक हो जाता है, तब भी उसकी समझ तीनों के प्रति रहती है। उसे ये भी ध्यान में रहता है कि वो क्या कर सकता है, क्या किसी के सहयोग से कर सकता है, और क्या ऐसा है जो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए
जो यहाँ पर अपनों ने वाइगोट्स्की के सिद्धांत के अनुसार देखा है ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यहाँ पर वाइगोट्स्की के सिद्धांत से संबंधित सारी की सारी चीजें कंप्लीट होती है। और यहाँ पर मैंने आपको बताया कि भाई जीन पियाजे से संबंधित जो 2 बातें मैंने अलग बताई है उनको आप विशेषतया नोट लगाकर लिख लेना। इसके साथ साथ इनके सिद्धांत में 3 ही ऐसी बातें हैं, भाषा यंत्र को समझोगे तो भाषागत पूरी चीजें समझ में आ जाएगी, ज्ञानात्मक कुशलता को समझोगे तो बालक के विकास का जो ज्ञान है वो पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। और उसके बाद जेडपीडी का तो नाम ही इतना महत्वपूर्ण है कि सीधा का सीधा यूं पूछ लिया जाएगा कि जेडपीडी कंसेप्ट किसने दिया है, तो किसने दिया है, वाइगोट्स्की ने दिया है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में नए सिद्धांत के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।